नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही पावरफुल कहानी पूस की रात के बारे में। 1930 में लिखी गई ये कहानी सच कहूं तो यथार्थवाद का एक ऐसा आईना है जिसमें एक गरीब किसान की जिंदगी का हर एक पहलू साफ नजर आता है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। जरा सोचिए, सिर्फ एक लाइन और प्रेमचंद आपको सीधा उस रात में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि वो रात कितनी ठंडी, कितनी अकेली और कितनी बेरहम होगी। सच में यही तो प्रेमचंद की कलम का जादू है। तो इस कहानी के सेंटर में है हल्कू, एक गरीब किसान, और कहानी शुरू होते ही उसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा संघर्ष दस्तक देता है। अब हल्कू के सामने एक ऐसी कश्मकश है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। साहूकार, जिसका नाम सहना है, पैसे लेने आ पहुंचा है और हल्कू के पास हैं कुल 3 रुपए। वो 3 रुपए जो उसने पाई पाई जोड़कर एक नए कंबल के लिए बचाए थे। तो अब वो करे तो क्या करे? या तो साहूकार का कर्ज चुका दे या फिर पूस की उन जानलेवा रातों की ठंड सहे। लेकिन हल्कू की पत्नी मुन्नी का नजरिया एकदम अलग है। वो इस पूरे सिस्टम से, इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से तंग आ चुकी है। वो साफ साफ कहती है, भाई ऐसी किसानी का क्या फायदा जिसमें मर मर के काम करो और जो भी मिले वो कर्ज चुकाने में चला जाए। इससे तो कहीं अच्छा है कि मजदूरी कर लें, कम से कम किसी की धौंस तो नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन समाज का दबाव और अपनी लाचारी, इसके आगे हल्कू आखिर में हार ही जाता है। वो अपनी पत्नी से पैसे ले तो लेता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो प्रेमचंद लिखते हैं कि उसका सिर अपनी गरीबी के बोझ से झुका जा रहा था। वो 3 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो उसकी जरूरत थी, उसकी मेहनत थी, शायद थोड़ी सी इज्जत थी, जो सब उसके हाथ से फिसल गया। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। अब हम हल्कू के साथ उसके खेत में हैं। उसे अपनी फसल की रखवाली करनी है और वो भी पूस की उस बर्फीली रात में, बिना एक ढंग के कंबल के। माहौल बहुत ही दर्दनाक है। पछुआ हवा जो चल रही है वो चाकू की तरह हड्डियों में चुभ रही है। और हल्कू अकेला नहीं है। खाट के नीचे उसका वफादार साथी, उसका कुत्ता जबरा, वो भी ठंड से बेचैन है, कू-कू कर रहा है। उस रात की बेरहमी के शिकार वो दोनों हैं। और जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू कुछ ऐसा करता है जो बहुत ही दिल छू लेने वाला है। वो अपने कुत्ते जबरा को उठाकर अपनी गोद में सुला लेता है। हाँ, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन उस दुर्गंध को नज़रअंदाज करके हल्कू उसके शरीर की गर्मी में एक अजीब सा सुकून और अपनापन महसूस करता है। और ये कहानी का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही शांत मोमेंट है। अपने कुत्ते के साथ ये जो अनोखी दोस्ती उस पल में बनी। प्रेमचंद लिखते हैं कि उसने जैसे हल्कू की आत्मा के सारे दरवाजे खोल दिए। उसे एक ऐसी शांति मिली जो महीनों से उसे नसीब नहीं हुई थी। उस एक पल के लिए वो अपनी गरीबी, अपनी बेबसी सब भूल गया था। उसका एक एक अणु जैसे रोशनी से भर गया था। लेकिन रात अभी बाकी है और ठंड भी। तो हल्कू अब ठंड से लड़ने की एक और कोशिश करता है, और इस कोशिश में उसे एक छोटी सी पर बहुत जरूरी जीत मिलती है। सिर्फ बैठकर ठंड सहते रहने के बजाय हल्कू कुछ करने का फैसला करता है। वो उठता है, अरहर के पौधे उखाड़कर एक झाड़ू बनाता है और पास के आम के बाग से पत्तियां बटोरकर एक ढेर लगाता है। ये उसकी लाचारी के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह था, एक छोटा सा एक्शन। और जैसे ही आग जल उठती है, वाह, हल्कू उस गर्मी में एक अजीब सा गर्व महसूस करता है। वो ठंड को ललकारता है, कहता है, तेरे जी में आए सुकर। उस एक पल के लिए वो सलाव का राजा है और उसने जैसे प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत उस ठंड को हरा दिया है। वो और जबरा दोनों साग के ऊपर से कूदते भी हैं। खुशी का एक छोटा सा पल। मगर ये खुशी, जैसा कि अक्सर होता है, ज्यादा देर तक नहीं टिकती। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां एक बाहरी खतरा हल्कू को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसे एक विनाशकारी फैसला लेना है, या शायद न लेना है। तभी एक आवाज आती है, खेत में जानवरों के घुसने की, फसल चरने की। वो नील गायें थीं। जबरा अपनी वफादारी निभाते हुए फौरन गुस्से में भौंकता हुआ अंधेरे में दौड़ पड़ता है। एक ही पल में हल्कू की महीनों की मेहनत दांव पर लग जाती है। ये कहानी का सबसे क्रिटिकल मोमेंट है। हल्कू के दिमाग में क्या चलता है उसे इन 4 स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहले, वो आवाजें सुनता है। उसे पता है कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। दूसरा, वो उठने की हिम्मत भी जुटाता है। लेकिन तभी तीसरा स्टेप,
हवा का एक बर्फीला झोंका बिच्छू के डंक की तरह उसे लगता है, और उस एक पल में ठंड का दर्द फसल को बचाने की इच्छा पर भारी पड़ जाता है। और चौथा स्टेप, वो वापस बुझती हुई आग के पास बैठ जाता है। प्रेमचंद यहां एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, अकर्मण्यता। इसका मतलब सिर्फ आलस नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल पैरालिसिस है। एक ऐसी जकड़न जैसे किसी ने उसे रस्सियों से उसी जगह पर बांध दिया हो, वो हिलना ही नहीं चाहता। उस ठंड में बाहर निकलकर जानवरों के पीछे भागने का ख्याल ही उसके लिए असहनीय है। अगली सुबह जब हल्कू की नींद खुलती है तो चारों तरफ अच्छी धूप फैली हुई है। उसकी पत्नी मुन्नी वहां पहुंचती है और देखती है कि पूरा खेत रौंदा जा चुका है, बर्बाद हो चुका है। उनके महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। मुन्नी के चेहरे पर गहरी उदासी है। मुन्नी की चिंता बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो भविष्य के बारे में सोच रही हैं। वो दुखी होकर कहती है, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। उसकी आवाज में निराशा भी है और आने वाली मुश्किलों का डर भी। और यहीं कहानी का सबसे चौंकाने वाला, सबसे हैरान कर देने वाला संवाद आता है। मुन्नी की इस बात के जवाब में हल्कू एक अजीब सी शांति और राहत के साथ कहता है, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। और उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि खुशी है। तो सवाल ये उठता है कि इस प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? एक किसान अपनी फसल की पूरी बर्बादी पर खुश क्यों है? चलिए कहानी के इस बहुत ही पावरफुल अंत को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हल्कू का इनएक्शन आलस नहीं था। वो एक तरह का अवचेतन बोध था, एक सबकॉन्शियस रियलाइजेशन था। उसे कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि वो उस फसल की रक्षा कर रहा है जो असल में कभी उसकी होगी ही नहीं। उस दौर के सिस्टम में उसकी सारी मेहनत तो लगान और कर्ज चुकाने में ही चली जानी थी। तो क्या फर्क पड़ता है कि फसल को नीलगाय खाए या साहूकार ले जाए? असल में फसल का नष्ट होना उसके लिए उस दर्दनाक जिम्मेदारी से आज़ादी थी। तो असल में ये कहानी सिर्फ एक किसान के मजदूर बनने की नहीं है, ये उस दौर के लाखों किसानों की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे लगातार होने वाला शोषण एक इंसान की सोच को इस हद तक बदल सकता है कि उसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज का विनाश ही मुक्ति का रास्ता बन जाए। हल्कू ने किसानी की झूठी शान के बजाय एक मजदूर की आज़ादी को चुना, क्योंकि उस जिंदगी में कम से कम रात को ठंड में ठिठुरने की सजा तो नहीं थी। और ये कहानी हमें इसी एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। और ये सवाल सिर्फ हल्कू का या उस दौर का नहीं, ये आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है। जब किसी की मेहनत का फल उसे खुद न मिले तो क्या उस मेहनत का कोई मतलब रह जाता है? प्रेमचंद की ये कहानी शोषण के खिलाफ एक टाइमलेस और यूनिवर्सल कमेंट्री है, सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार।